गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। एक टॉपिक हमने स्टार्ट करके रखा है नॉन फार्म एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसके अंदर हम एनिमल हस्बेंड्री यानी कि लाइव स्टॉक फार्मिंग और दूसरा डेयरिंग पढ़ चुके हैं। से यस और नो बच्चों। आज हमें क्या पढ़ना है? फिशरीज। ठीक है, स्टार्ट करें क्या? क्या उसमें कुछ बताना है, रिवीजन कराना है? एक बार रिवीजन कराए। चलो एक हल्का सा रिवीजन बच्चे कह रहे हैं कि करा देते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर की वो ब्रांच होती है जिसमें क्या करते हैं लोग, जो लोग उसमें ऑपरेट करते हैं वो ब्रीडिंग करने का काम करते हैं, रियरिंग करने का काम करते हैं और केयरिंग करते हैं किसकी? फार्म एनिमल्स की। लाइव स्टॉक फार्मिंग में कैटल्स, गोट्स, डक्स एक्सेट्रा ये सबसे ज्यादा क्या की जाती है? रखी जाती है। ठीक है। इंडिया क्या है? इंडिया में सबसे ज्यादा क्या है? लाइव स्टॉक की पॉपुलेशन है। पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो भारत में सबसे ज्यादा लाइव स्टॉक पाए जाते हैं। लाइव स्टॉक का प्रोडक्शन जो होता है वो कह रहा है कि इससे एक तो इनकम बढ़ती है, ठीक है ना, दूसरा क्या होता है? फूड सिक्योरिटी रहती है, ट्रांसपोर्ट के काम में आते हैं वो, उनसे फ्यूल भी मिलता है हमें और न्यूट्रिशन मिलता है फैमिली के लिए विदाउट डिसरप्टिंग द फूड प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज। बाकी हम किसी को दूसरी एक्टिविटीज को बिना छेड़छाड़ किए इनसे ये फायदे होते हैं, ऐसा ये बोल रहा है। लाइव स्टॉक सेक्टर ने कह रहा है कि ऑल्टरनेट ऑप्शंस दिए कितने लोगों को? 70 मिलियन लोगों को, और जिनमें से खासकर कौन है? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, इंक्लूडिंग लैंडलेस लेबरर्स, जिसमें कौन भी शामिल है? बिल्कुल। काफी हद तक इसमें एक जो बड़ा नंबर है वो जो पार्टिसिपेशन है वो व्यूमन का भी है इसमें। इन एक्टिविटीज में उन्हें भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती है लाइव स्टॉक सेक्टर में, बिकॉज उनके लिए आसान रहता है उनको मैनेज करना, क्योंकि ज्यादा एजुकेशन की जरूरत नहीं है और घर पे ही ये कार्यक्रम हो जाते हैं। ठीक है ना। बाकी बोल रहा है फिर कि जो पोल्ट्री फार्मिंग होती है उसका सबसे ज्यादा शेयर है इसमें पूरा। हालांकि ऑल टुगेदर मैंने कल भी बताया था आपको कि ये डिफरेंट कैटेगरी होती है, बिल्कुल सेपरेट होती है, लेकिन फिलहाल वो उसके लिए बता रहा है कि इसमें जितने भी हम रखते हैं उसमें 58% पोल्ट्री फार्मिंग होती है। उसका रीजन भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद बाकी चीजें आती है जो बाकी लोग रखते हैं, कैमल्स, एसेस, हॉर्सेस, पोनीज एंड म्यूल्स। इंडिया में 300 मिलियन क्या है बच्चों? कैटल है, जिसमें से खाली 108 मिलियन तो क्या ही है? बफेलोज है। और ये कब का डेटा है? 2012 का। डेयरिंग की बात करें तो डेयरिंग वो ब्रांच होती है एग्रीकल्चर की जहां पे ब्रीडिंग होती है, रेजिंग होता है, केयरिंग होती है, यूटिलाइजेशन होता है किसका? डेयरी एनिमल्स का, खासकर किसका? डेयरी एनिमल्स का। ठीक है ना। किसके लिए? ताकि हमें क्या मिल सके? मिल्क मिल सके और बाकी उनसे दूसरे प्रोडक्ट मिल सके। ठीक है ना। डेयरी एक ऐसा बिजनेस है जहां पे प्रोड्यूस करते हैं, हम स्टोर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मिल्क या बाकी दूसरे रिलेटेड प्रोडक्ट्स को। ठीक है ना। जो परफॉर्मेंस है इंडियन डेयरी सेक्टर की वो काफी क्या हुई है पिछले 3 दशकों में? क्या हुए? ग्रो की है। वो जो सेक्टर ग्रो किया है उसकी परफॉर्मेंस क्या रही है? अच्छी रही है, ऐसा ये बोल रहे हैं। मिल्क प्रोडक्शन कंट्री में बढ़ा है, 10 टाइम्स बढ़ा है। 1951 से 2016 में 10 गुना क्या हुआ है? प्रोडक्शन हुआ है, ड्यू टू द सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑपरेशन फ्लड। किसकी वजह से? ऑपरेशन फ्लड की वजह से, जिसको क्या बोला जाता है? व्हाइट रेवोल्यूशन। हु इज द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन? डॉक्टर वर्गीस कुरियन, है ना। कह रहे हैं कि इंडिया में भारत मिल्क के प्रोडक्शन में पहले नंबर पे आता है। और ऑपरेशन फ्लड किसने स्टार्ट किया था? एनडीडीबी ने, बोले तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने। कब में किया था? 1970 में किया था। किसकी गाइडेंस में? डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिनको फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन बोला जाता है। ऑब्जेक्टिव इस प्रोग्राम को चलाने का ये था कि भारत को नेशन वाइड क्या बनाया जा सके? मिल्क ग्रिड बनाया जा सके, जो मतलब अव्वल नंबर पे हो, है ना, फर्स्ट नंबर पे हो। फर्स्ट नंबर पे आया भी है। इसमें होता क्या था? ये सिस्टम को चलाया कैसे गया? ये सिस्टम को चलाया गया कोऑपरेटिव्स के थ्रू, जहाँ पे जो किसान थे, फार्मर्स थे, वो सारा अपना जो भी क्या था, मिल्क था, वो पूल करते थे, इकट्ठा करते थे एक जगह, और फिर उन्हें ग्रेड के अकॉर्डिंग क्या करते थे? डिवाइड किया जाता था और उसे प्रोसेस किया जाता था फिर आगे अर्बन सेंटर्स में भेजने के लिए। ये कार्यक्रम कोऑपरेटिव्स के थ्रू किया गया। अमूल का इसमें सबसे बड़ा क्या है? योगदान है ना। इस चीज को देख करके गुजरात से सक्सेस स्टोरी चालू होती है। इस चीज को देख करके बाकी स्टेट्स ने भी क्या किया? भारत के यही जो मॉडल है वो रेप्लिकेट किया। तो ऐसा इसने यहाँ पे बताया। और कह रहे कि और भी इसमें क्या रहते हैं? एग, वूल और अदर जो बाई प्रोडक्ट होते हैं वो भी एक इमर्जिंग क्या है? सेक्टर है, जिनमें लोग क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं। ठीक है ना। ये बस मैंने आपको बोलने के लिए बताया, मेरा इनसे कोई भी मतलब नहीं है, नहीं मैं इन्हें रिकमेंड करना चाहता हूँ। नेक्स्ट है फिशरीज। बच्चों क्या है आज का जो टॉपिक है वो पढ़ने का है अपने को। वो क्या बोल रहा है? अच्छा पहले फिशरीज क्या होता है? हाँ? मछली पालना के पकड़ना? पकड़ना, पालना, मछली पालना।
मछली पालना, पकड़ना। हाँ जी, पहले पकड़ना। अच्छा, कैसी बात करता है भाई, कुछ भी बोलता है। हाँ जी, ये देखो बेसिकली क्या होता है। चलो एक मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, आज आपके लिए होमवर्क है और ये करके लेके आना। ये तो खैर मैं पढ़ा ही दूंगा आपको। एक होती है फिश हैचिंग, ठीक है ना। वो उसका मतलब निकाल के लेके आना है आपको कि वो फिश, अच्छा किसी को पता है अभी क्लास में? चलो कोई बात नहीं, अभी क्लास में हमारे पास टाइम भी कम है, मैं आपको बस ऐसे वर्ड बता रहा हूँ, फिश हैचिंग, ठीक है ना, वो बताने का आपको कि कल क्लास में कि वो क्या होता है। खैर फिलहाल फिशरीज यहाँ पे मतलब है, वो कह रहे हैं कि हाँ। चलो वो बच्चे ने जब अगर वो बोल ही रहा है तो हल्का सा आइडिया तो लग ही गया होगा आपको। यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं वो फिश हैचिंग से अलग होता है थोड़ा। हालांकि फिश हैचिंग भी लोग कर सकते हैं, उसमें क्या होता है कि मछली को पालते भी हैं, लेकिन ये जो फिशरीज है यहाँ पे केवल उसको पकड़ने की बात की जा रही है ना। अच्छा हाँ, पकड़ के फिर उन्हें प्रोसेस करना आगे, अब पता नहीं लोग क्या क्या तो करते हैं भगवान जाने, ठीक है। खैर फिशरीज रेफर्स टू द ऑक्यूपेशन, ये एक ऐसा धंधा है, एक ऐसा काम है डिवोटेड टू द कैचिंग, जहां पे ये मतलब इस काम में क्या करते हैं, मछली पकड़ते हैं, उन्हें प्रोसेस करते हैं, और सेलिंग ऑफ फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं, वाटर बॉडीज में रहते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, तो मछली या बाकी दूसरे जो वाटर में रहने वाले जो एनिमल्स है उनको क्या करना, पकड़ना, उन्हें प्रोसेस करना, उन्हें बेचना, ये क्या होती है, फिशरीज होती है। क्या होती है, फिशरीज। बेसिकली वही कंजप्शन के पर्पस से लोग ये काम करते हैं, ठीक है ना। या फिर मेडिकोज वगैरह में, फार्मा सेक्टर में क्या होता है, यूज होता है। एक वो आता है ना ओमेगा का कैप्सूल आता है, आपने कभी नाम सुना होगा। हाँ, खासकर किसके लिए, किसके लिए? हाँ 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 बिल्कुल वही। तो वो जो ओमेगा जो निकलता है वो किससे निकलता है, वो फिश से ही निकलता है। तो फार्मा सेक्टर में भी क्या होता है, यूज होता है, ठीक है ना। द फिशरी सेक्टर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। कह रहे कि फिशरीज का काफी क्या है, इम्पोर्टेंट, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। फिशरीज मैं तो पढ़ के बता रहा हूँ बस आपको, है ना, जो जिन चीजों से मैं ताल्लुकात रखता हूँ मैं खुद बोल के बताता हूँ आपको। कह रहे कि फिशरीज का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, वो भी किसके, देश के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, मतलब सोशल डेवलपमेंट में और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। अब भाई पता नहीं ये कैसे बोलता है, क्या बोलता है, ठीक है ना। इन इंडिया आफ्टर द प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन बजटरी एलोकेशन and the introduction of new technologies in fisheries and aquaculture, the development of fisheries has come a long way। कह रहे कि भारत में जो गवर्नमेंट ने क्या की है, अलॉट की है बजट में जो फंड्स अलॉट किए, किसको, किसके लिए, फिशरीज सेक्टर के लिए। तो उससे कह रहे हैं उससे नई नई टेक्नोलॉजीज का क्या हुआ है, नई नई टेक्नोलॉजीज को इंप्लीमेंट किया गया है, किसके लिए, फिशरीज के लिए। थोड़ा मैं बताऊं आपको बच्चों, ये जो फॉरेन कंट्रीज होती है, खासकर ये थाईलैंड वगैरह या बाकी दूसरी जो कंट्रीज होती है, इनमें बड़ा कंजप्शन होता है, किनका, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनका क्या रहता है, कंजप्शन रहता है। तो अब पता क्या है कि वो अगर ओशियन के बैंक्स पे से, रिवर के बैंक्स पे से मछली वगैरह पकड़ते थे, तो ये कॉन्टिन्यूसली ये काम होता था, तो उधर से तो जो उनकी पॉपुलेशन है, जो एक्वेटिक एनिमल्स की पॉपुलेशन है वो कम हो गई। अब उन्हें मछली पकड़ने के लिए थोड़ा और क्या, कहाँ पे जाना होता है, अंदर जाना होता है, कहाँ पे, ओशियन में और अंदर जाना होता है। अच्छा अब क्या हुआ कि थोड़ा मतलब ये कहानी सुन लो जस्ट बस, ठीक है ना। उसमें क्या हुआ कि जैसे ये चलता गया कार्यक्रम, तो इधर फॉरेन कंट्रीज में जो लोग पहले जितनी डिमांड कर रहे थे, वही कंजप्शन के लिए जो डिमांड कर रहे थे इनकी एक्वेटिक एनिमल्स की, वो डिमांड धीरे धीरे क्या हो गई, कम होने लग गई। इसका पता लगाया गया कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है, कि लोगों को भाई, जो लोग पहले कंज्यूम करते थे और शौक से कंज्यूम करते थे, वो भी कंज्यूम क्यों नहीं कर रहे, है ना। तो पता चला कि ऐसे जो ये होते हैं फिशरमैन होते हैं, ये उधर जाकर के क्या करते हैं, मछली पकड़ के लेके आते हैं। तो जितने टाइम में उन्हें लेके आते हैं, उधर आते आते ये क्या हो जाती है, मतलब इनकी जो फ्रेशनेस है वो मेंटेन नहीं रहती, इनकी जो मछली वगैरह की जो फ्रेशनेस है वो मेंटेन नहीं रहती, तो लोगों को अभी क्या नहीं है, अच्छी नहीं लग रही है। तो दैट्स वाई अब उसमें
नई नई चीजें क्या की गई, ट्राई की गई कि भाई उसे फ्रेश कैसे रखा जाए। अब उन्होंने क्या किया, फ्रीजर वगैरह क्या किए, इंस्टॉल किए, ताकि उसमें जो आपका बेसिकली जो वेसल है, वेसल वेसल समझते हो आप, हाँ वेसल होता है, जहाज को बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो जो जहाज लेके जाते हैं, जो भी बोट वगैरह जो भी वो लेके जा रहे हैं, तो उसमें वो जो लेके आते हैं, उन वेसल्स में क्या इंस्टॉल किए गए, रेफ्रिजरेटर इंस्टॉल किए गए, जिससे कि उनकी फ्रेशनेस को क्या किया जा सके, मेंटेन। उससे भी क्या नहीं बनी, बात नहीं बनी, ठीक है ना। लोगों को वो पहले वाली वो फ्रेशनेस मिल ही नहीं रही थी, तो उन्होंने और जो उस फील्ड में जो काम करते हैं जो लोग, उन्होंने और ट्राई किया कि भाई कैसे किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है ना। जब फ्रीजर से बात नहीं बनी, तो उन्होंने बड़े बड़े क्या किया, उसमें वेसल के अंदर बड़े बड़े क्या बोल सकते हैं, एक टाइप से क्या बोलूं उन्हें, तो बॉक्सेस वगैरह इंस्टॉल कराए, जिसमें उन्होंने वाटर वाटर डाल के ही मछली को लेके आते हैं। तो उन्होंने वैसा किया, रेफ्रिजरेटर से बात नहीं बनी, तो उससे भी फिर बात नहीं बनी, लेकिन वो डिमांड क्या नहीं हो पा रही थी, इंप्रूव नहीं हो पा रही थी। तो फिर उन्होंने क्या किया, फिर दिमाग में आया कि अभी जो हमने बड़े बड़े जो बॉक्स इंस्टॉल किए हैं, मतलब उन्हें भी वैसा ही बोल सकते हो आप, जिसमें बेसिकली पानी डाल करके टैंक टाइप से बोल सकते हो, टैंक बोल सकते हो। वेसल के अंदर जो टैंक इंस्टॉल किए, तो उनमें वो पानी में डाल के मछली लेके आते, तो भी नहीं बात बनती थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दिमाग लगाया कि ये हो क्यों रहा है, कि ऐसा मछली की फ्रेशनेस जो थी पहले वो क्यों नहीं आ रही है। तो वो फाइंड आउट किया गया कि पहले जो मछली थी वो पूरे वो खुले उसमें थी अपने, मतलब जो उसका एरिया था पूरा, वो जहां चाहे वो वहां पे मूव कर सकती थी। लेकिन वो अभी क्या नहीं कर पा रही है, एक लिमिटेड एरिया में। उन्होंने बहुत, ऐसा भी नहीं है पांच पांच मछली पकड़ के लेके आए, दूर दूर तक जा रहे हैं, पांच पांच मछली पकड़ के लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारी लेके आ रहे हैं, तो उनके लिए स्पेस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्या हो रहा है, स्पेस कम पड़ रहा है। तो इस तरह की, तो उन्होंने क्या किया, उस एक तो बॉक्सेस को, जो टैंकर थे, जो टैंक थे, उन्हें टैंक को क्या किया, बड़ा किया, और उल्टा, ताकि वो एक्टिव रहे। तुम देखना कहां कहां तक दिमाग लगाया लोगों ने, वो एक्टिव रहे, है ना। उसमें जो छोटी मछली तो है, छोटी मछली तो डाली, उसमें एक क्या भी डाली, बड़ी मछली भी डाली, जो बाकी छोटी मछली को खाती है, ठीक है ना, ताकि वो जो छोटी मछली है वो अपनी जान बचाने के लिए भागे, और वो वैसे ही एक्ट करे कि जैसे वो किस में ही है, समंदर में ही है। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह के लोगों ने इसके लिए फिर टेक्नोलॉजी क्या करी, डेवलप करी। तो इस तरीके से, तो मतलब कुल मिला के वो जो मैं कहानी बता रहा हूँ, वो इसी के लिए बोल रहे, कह रहे कि जो गवर्नमेंट ने क्या किया है, बजटरी एलोकेशन ज्यादा किया है, किसके लिए, फिशरी सेक्टर के लिए। तो उससे क्या हुआ, नई नई टेक्नोलॉजीज को, नए नए उन्होंने तरीकों को क्या किया है, अपनाया है, जिससे किस में हेल्प मिली है, इन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, जिससे जो डेवलपमेंट हुआ है फिशरीज का, वो एक काफी क्या हुआ है, ड्रामेटिकली हुआ है, ये वो बोल रहा है, ठीक है ना। क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया है, सपोर्ट किया, ऐसा ये बोल रहे हैं। द वाटर बॉडीज, लाइक कौन कौन, वाटर बॉडीज कौन होती है, वाटर बॉडीज कौन होती है, हाँ पानी के अंदर जो रहती है, नहीं बेटा कुछ भी बोलोगे, हाँ जो सोर्सेज है, जो सोर्सेज है उन्हें क्या बोलते हैं, वाटर बॉडीज बोलते हैं। जैसे ब्रैकेट में लिखा है सी, ओशियंस, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स, इनका सबका मतलब तो समझ में आ रहा होगा ना आपको। हाँ जी, तो ये स्ट्रीम्स क्या होते हैं कन्हैया, स्ट्रीम्स कौन होते हैं, किसको बोलते हैं, क्या, जलधारा, झरने को बोलते हैं, हाँ मतलब वही कह सकते हैं। और लेक्स क्या होती है, लेक्स नदी होती है, तो फिर रिवर क्या होती है, हाँ जी। तो पॉन्ड्स क्या होते हैं फिर, हाँ हाँ, जैसे आप इधर, आप श्रीनगर इधर जाओगे, जम्मू में जाओगे आई थिंक, है ना, तो वहां पे है। तो पॉन्ड्स होते छोटे छोटे तालाब, जो तालाब होते हैं उन्हें पॉन्ड्स बोलते हैं। स्ट्रीम्स जो झरने होते हैं, ठीक है ना। और रिवर आपको पता ही है, ओशन और सी आपको पता ही है, ठीक है। चलो, आर कंसिडर्ड एज मदर और प्रोवाइडर एज दे प्रोवाइड द लाइफ गिविंग सोर्स टू द फिशिंग कम्युनिटी। क्या बोला रे, क्या बोला उसने, जो वाटर बॉडीज होती है इनको मदर बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ये प्रोवाइडर बोला जाता है, किसके लिए, किसके लिए, जो किसकी किसकी मदर या किसकी प्रोवाइडर बोले जाते हैं, जो, हाँ जो फिश होती है या बाकी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, क्योंकि ये सब कहाँ पे रहते हैं भाई, पानी में तो रहते हैं। एज दे प्रोवाइड लाइफ गिविंग सोर्स टू द फिशिंग कम्युनिटी, क्योंकि यही किसका जीने का जरिया है, जो फिशिंग कम्युनिटी है, ठीक है ना। तो वैसा वो बोल रहा है।
हाँ जी, ओशियन और सी में क्या डिफरेंस होता है यार? सही में टू बी ऑनेस्ट मेरे को भी नहीं पता है कि सी में और ओशियन में क्या डिफरेंस होता है। आप बता सकते हो तो बताए, वरना कल हम इसमें देखते हैं कि इसका मैं भी फाइंड आउट करके बताऊंगा कि सी में और ओशियन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है ना? आई थिंक एक जहां तक मेरे को याद आ रहा है, जितना मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि जो देश के जो मतलब जो उसके जो आउटर साइड में है, जो आउटर साइड में है उसको तो ओशन बोलते हैं। बहुत एग्जैक्ट नहीं पता है मेरे को, लेकिन जो आउटर साइड में है, जो लैंड एरिया के बाहर है, महासागर जिसे बोलते हैं, हाँ तो उसे ओशन उसे ओशन बोलते हैं। और जो आई थिंक जो लैंड एरिया के अंदर जो बड़ी वाटर बॉडीज होती है जो रिवर नहीं है, उन्हें सी बोलते हैं, जहां तक मेरे को याद आ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने 75 से 80% सही बोल रहा हूं मैं, लेकिन फिर भी मैं 1% ये मान के चलता हूँ कि मैं गलत बोल रहा हूँ, मतलब लेकिन 75 से 80% जहां तक मेरे को याद आ रहा है वो यही है। ठीक है ना? ओशियन होते हैं जो लैंड एरिया के बाहर होते हैं, है ना, और जो सी होते हैं वो लैंड एरिया के अंदर होते हैं, लेकिन लैंड एरिया के अंदर रिवर नहीं है वो। ठीक है, वो चीज। ओशियन से छोटे होते हैं। हाँ, ओशियन से छोटे होते हैं। और बिल्कुल ओशियन से, यहाँ ये तो पक्की बात है कि ओशियन बड़े होते हैं और सी छोटे होते हैं। ठीक है ना? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर बोलूं तो ऐसा बोल सकते हो कि आप किसी बीच वगैरह पे हो, किसी, हाँ किसी बीच वगैरह पे हो आप, तो उसे सी बोलेंगे। ठीक है ना? और बिल्कुल ऑल टुगेदर बाहर अंदर चले जाओ, वो मतलब अंदर से इन द सेंस कि लैंड एरिया से बाहर निकल जाओ, जहां पे तुम्हें चारों ओर क्या ही दिखाई दे, बस पानी ही पानी दिखाई दे, वो ओशन। ठीक है ना? चलो, आई होप अभी पता पड़ गया होगा आपको। बहुत एग्जैक्ट तो मुझे लगता है कि शायद मैंने नहीं बताया, लेकिन हाँ जितना जरूरत है शायद उतना पता पड़ गया होगा आपको। सी, ओशन, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, स्ट्रीम, सबके बारे में, इन सबके बारे में। ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट है बच्चों, प्रेजेंटली फिश प्रोडक्शन फ्रॉम इनलैंड सोर्सेज कंट्रीब्यूट्स अबाउट 60% टू द टोटल वैल्यू ऑफ फिश प्रोडक्शन एंड द बैलेंस 35% कम्स फ्रॉम द मरीन सेक्टर, सी एंड ओशियंस। कह रहे हैं कि अगर जो भी टोटल प्रोडक्शन है किसका, फिश का जितना भी टोटल प्रोडक्शन होता है, वो 65% तो किससे आता है? इनलैंड सोर्सेज से आता है। किससे आता है? इनलैंड सोर्सेज कौन से? हाँ, जो लैंड एरिया के अंदर ही है, जो भारत के अंदर ही है। 65% तो प्रोडक्शन, मतलब अगर 100 मछली पकड़ी जाती है, ऐसा समझो आप, तो 65 तो लैंड एरिया के अंदर जो मदर बॉडीज है, जो वाटर बॉडीज है, उनसे पकड़ी जाती है। बाकी 35% कहां से? 35% किससे? या तो सी से या ओशियन से। बात समझ में आ रही है? चलो आगे बोल रहा है बच्चों, द टोटल फिश प्रोडक्शन अकाउंट फॉर 0.9% ऑफ द टोटल जीडीपी। कह रहे कि जो फिश प्रोडक्शन है, अब देखो कितना ये ऊपर कितनी बकवास की बात करता है। कह रहा है कि जो फिशरीज है वो उससे सोशियो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। क्या होता है? कैसे हो सकता है सोशियो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट? जीडी पूरी की पूरी जीडीपी में भारत अगर 100 रुपए का प्रोडक्शन करता है तो उसमें 0.9% का प्रोडक्शन किसका होता है? बोलो किसका? फिश का प्रोडक्शन होता है, यानी कि पूरा 1% भी नहीं है। कितना भी नहीं है? 1% भी नहीं है। तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मुझे नहीं पता कैसे हो रहा है। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी को पता चले तो बताना कि इससे सोसाइटी का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। हाँ, एक चीज मैं मान सकता हूँ कि फार्मा सेक्टर में यूज होते हैं, मतलब अब ठीक है यार, मतलब फार्मा सेक्टर में यूज हो रहे हैं, लेकिन बाकी तो मुझे नहीं लगता कि इसका और कोई कंट्रीब्यूशन होगा। हाँ, उन एरिया में हो कह सकते हो आप, पूरे भारत में तो नहीं बोल सकते, उन एरिया में कह सकते हो जो तटीय इलाके हैं, जैसे कोलकाता। कोलकाता में बहुत कंजप्शन होता है ना? मेरे ख्याल से हर दूसरा इंसान यही खाता है, मछली और चावल ही खाता है मेरे ख्याल। आसाम वगैरह हो गए, जो तटीय इलाके हो गए, है ना, तो वो चीज है। तो आगे देखो बच्चों, कह रहा है इन इंडिया वेस्ट बंगाल, वही कोलकाता जो वेस्ट बंगाल में पड़ता है कोलकाता, आंध्र प्रदेश, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु आर मेजर फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। तुम्हें इन सब में एक बात कॉमन लग रही है? इन सारे स्टेट्स में एक बात कॉमन लग रही है? क्या कॉमन लग रहा है तुम्हें? बेटा ऐसा तो जवाब देगा तो मोदी जी बहुत मारेंगे। ठीक है ना? ये तो कोई डाउट ही नहीं है कि भारत के ही स्टेट्स है।
ठीक है, हाँ जी, ये वेरी गुड। ये सारे क्या है, कोस्टल एरियाज है। क्या है, अच्छा यहाँ पे ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे भी तो बैठे हैं, वो भी तो बता सकते हैं कि सी और ओशन में बहुत ज्यादा मतलब डिफरेंस क्या होता है। कि मतलब जो इंलैंड में होता है, हाँ, जो हमारे कोस्टल टोटल लैंड एरिया में होता है वो तो सीज होते हैं, और जो बाहर होते हैं उससे तो ओशन होते हैं, वो जैसे कि पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन हो गया या इंडियन ओशन हो गया, जो अधिकतर ये वो सी में माना जाएगा, वो सी में ही माना जाएगा, कोस्टल एरिया के आसपास, वो कोस्टल एरिया के आसपास है। इसके इनको क्या बोलते हैं? चलो बच्चों, हाँ तो ये क्या है, इन सारे स्टेट्स में क्या है, एक चीज कॉमन है कि ये क्या है बच्चों, बोलो ना, ये सारे कोस्टल एरियाज है। अब कोस्टल एरिया तो भाई इधर, अब यूपी में तो फिश का प्रोडक्शन होता नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि कोस्टल एरिया नहीं है। अब जहाँ पे वाटर बॉडीज होगी तो वहीं पे तो प्रोडक्शन होगा ना, तो वो चीज है। नेक्स्ट है बच्चों, कह रहे कि ब्लू रेवोल्यूशन, जिसको नील और नीली क्रांति बोला जाता है, इन इंडिया इज रिलेटेड टू एक्वाकल्चर। एक 1 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है, 1 नंबर में आपको पूछा जा सकता है क्या, कि बताओ नीली क्रांति किसको रिलेट करती है, या किस एरिया से वो ताल्लुकात रखती है, तो वो क्या है, एक्वाकल्चर। किससे, अच्छा ऑपरेशन फ्लड किससे ताल्लुकात रखता है, मिल्क से। किससे, मिल्क से, जिसको व्हाइट रेवोल्यूशन भी बोला जाता है, ऑपरेशन फ्लड को, ठीक है ना। अच्छा अब जैसे ये हो गया, एक तो ये हो गया आपका नीली क्रांति, एक हो गया उसके लिए व्हाइट रेवोल्यूशन हो गया, एक हो गया ग्रीन रेवोल्यूशन, से यस और नो। एक और है गोल्डन रेवोल्यूशन, वो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, हॉर्टिकल्चर से, वो बाद में देखेंगे, कभी आया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो कह रहे हैं कि सम ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय दीज कम्युनिटीज इंक्लूड, कह रहे हैं कि जो लोग फिशरमैन होते हैं, ये जो इस तरह का काम करते हैं, उनको किस तरह की प्रॉब्लम्स आती है। पहला, वाइड स्प्रेड अंडर एम्प्लॉयमेंट, कह रहे कि बहुत ज्यादा क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है, मतलब उसे पकड़नी थी 100 मछली, लेकिन वो पकड़ ही पा रहा है कितनी, 10 ही मछली। अंडर एम्प्लॉयमेंट यानी कि जितना उसका पोटेंशियल है वो उतना नहीं कर पा रहा। वो उसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, शायद उसके पास क्या ना हो, टेक्नोलॉजी ना हो, शायद उसके पास क्या हो, वेसल ना हो, बोट ना हो, उसके पास इक्विपमेंट ना हो, उसके पास गवर्नमेंट का सपोर्ट ना हो, तो इस तरह की चीजें हो सकती है। नेक्स्ट, लो पर कैपिटा अर्निंग, सिंपल सी बात है, जब अंडर एम्प्लॉयमेंट होगा तो उनकी पर कैपिटा अर्निंग भी क्या होगी, कम होगी। पर कैपिटा अर्निंग बोले तो पर हेड जो पैसा कमाते हैं वो, तो वो क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट है हाई इलिटरेसी रेट, अरे पढ़ा लिखा होता तो मछली पकड़ता क्या भाई, तो कह रहे हैं कि हाई लिटरेसी रेट होता तो ही तो क्या पकड़ रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं। अगर पढ़ा लिखा होता तो फिर मछली नहीं पकड़ता। नेक्स्ट है, लास्ट है इनडेटनेस, क्या है, ये किस में ही रहते हैं तुम देखो ये पीछे वाले अपना ही माहौल बना रहे हो, बेटा तुम कर लो मछली मछला कर लो, जो भी करना है तुम्हें एग्जाम सर पे है, तुम अपना माहौल बना रहे हो। इनडेट, वो उसके कान में बता रहा है, नहीं नहीं ये नहीं, ये है इंडेटेडनेस। वो क्या कह रहे हैं कि जो वो रहती है, बेसिकली जो ये कम्युनिटी रहती है, वो किस में ही, कर्ज के जाल में ही फंसे रहते हैं, ठीक है ना, इंडेटेडनेस। नेक्स्ट है बच्चों हॉर्टिकल्चर, क्या है, अच्छा एक चीज और बताऊं बच्चों में, शायद मे भी आपको ऐसा लग रहा होगा कि नमन भैया आप इसमें अपना 100% नहीं दे पा रहे हो। हाँ बेटा ये रियलिटी है और मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैं इसमें 100% अपना नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा कनेक्शन वो कहीं ना, मतलब अपन लोग टैक्सेशन वाले, फाइनेंस वाले, इकोनॉमिक वाले बंदे हैं, थोड़ा सा ये है कि हाँ भाई इसमें है, तो ऑल टुगेदर क्या हो जाता है, एक थोड़ा सेक्टर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। शायद ह्यूमैनिटीज वाले जो बच्चे ज्योग्राफी पढ़ते होंगे उन्हें बहुत ज्यादा अच्छे से वो समझा सकते हैं, तो मैं पहले ही ये कन्फेस कर दूं आपको कि मैं पहले ही बता दूं आपको, कभी बोलो कि नमन भैया उड़ाया है चैप्टर। इसका जो शुरू वाला पोर्शन था, जो इकोनॉमिक्स से जो रिलेट करता था, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग हो गया, वो हो गया, वो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है आपको। ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं बहुत अच्छा आपको नहीं करा सकता, हर एक इंसान की अपनी कुछ क्या होती है, वीकनेसेस होती है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इतना भी बुरा नहीं कर रहा हूँ कि समझ में ना आए। खैर, हॉर्टिकल्चर थोड़ी सी और इस पे मैं मेहनत करूंगा तो शायद नेक्स्ट टाइम तक इसे इंप्रूव कर लूंगा मैं। हॉर्टिकल्चर देखते हैं बच्चों, हॉर्टिकल्चर रेफर्स टू द साइंस और आर्ट ऑफ कल्टीवेटिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ट्यूबर क्रॉप्स, फ्लावर्स, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, स्पाइसेस एंड प्लांटेशन क्रॉप्स। बहुत सारी चीजें बोल दी इसने, कोशिश करता हूं समझाने की आपको। हॉर्टिकल्चर या तो आप उसे साइंस बोलो, क्या बोलो, साइंस बोलो भाई। जो प्लांट्स को क्या कराना, प्रोड्यूस कराना, रिप्रोड्यूस कराना, है ना, उनके स्टेम्स, टिश्यू कल्चर वगैरह बहुत सारी चीजें होती है, ये अपने आप में क्या होती है, साइंस होती है। क्या होती है, साइंस।
साइंस भी होती है और आर्ट भी होती है। क्या भी होती है? साइंस तो है, क्यों? क्योंकि सिस्टमेटिक अप्रोच होता है इसमें। क्या होता है? सिस्टमेटिक अप्रोच। लेकिन आजकल लोग अपने तरीके से भी क्या करते हैं, मैंने देखा, मैं आर्ट क्यों बोल रहा हूँ, इसे समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक ही स्टेम में गुलाब की बात कर रहा हूँ, एक ही स्टेम में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के क्या कर देते हैं, वो जो गुलाब होते हैं वो प्रोड्यूस कर देते हैं सिंगल प्लांट में। वो उसका जो वो होती है, कैसे समझाऊं आपको, जो स्टेम होती है वो स्टेम को कट मार के और उसको क्या करते हैं, वो मतलब दो अलग अलग, उसको जो अलग अलग प्लांट है उनके स्टेम को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं और वो उधर से ही क्या हो जाता है, प्रोपेगेट हो जाता है। ऐसे करते हैं कि नहीं करते? तो वो चीज है। अरे कि हॉर्टिकल्चर अपने आप में साइंस भी है क्योंकि सिस्टमेटिक अप्रोच है, ठीक है ना भाई। किसानी करना, खेती करना, ऐसे नहीं तुम सोचते हो कि अनपढ़ लोगों का काम है। किसानी करना, खेती करना, वो भी अपने आप में क्या है, साइंस है। और साथ में वो क्या भी है, एक आर्ट भी है। अगर मैं बात करूं किसकी, हॉर्टिकल्चर की, ठीक है ना। तो ये एक साइंस है, एक आर्ट है ऑफ कल्टीवेटिंग फ्रूट, जहां पे हम क्या कल्टीवेट करते हैं, फ्रूट्स को कल्टीवेट करते हैं, वेजिटेबल्स को क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों ट्यूबर क्रॉप्स। ये कौन सी क्रॉप्स होती है, ट्यूबर क्रॉप्स? हाँ, कैरेट हो गई, हाँ वेरी गुड। रेडिश हो गई, वेरी गुड। पोटैटो हो गया, ठीक है ना। बाकी उसको क्या बोलते हैं, अरे वो रेड रेड सी आती है, हाँ उसको बीट रूट्स बोलते, क्या बोलते हैं, बीट रूट बोलते हैं, है ना। अच्छा, ये ट्यूबर क्रॉप क्या होती है? ट्यूबर क्रॉप्स होती है जो जमीन के अंदर अंदर उगती है, जमीन के अंदर, उन्हें बोलते हैं ट्यूबर क्रॉप्स, ठीक है ना। फ्लावर्स क्या करना, कल्टीवेट करना। मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, एरोमेटिक मतलब जो, हाँ बिल्कुल जो खुशबू में यूज, खुशबू जनरेट करने के लिए क्या होते हैं, यूज में आते हैं। अच्छा, मेडिसिनल, जिनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि कैसे बताऊं, हल्दी, हल्दी में क्या रहती है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। से यस और नो? और बताओ कुछ ऐसी चीजें जिनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है कुछ प्लांट्स में। नीम, नीम में रहती है ना, मेडिसिनल प्रॉपर्टी रहती है। अच्छा, और वेरी गुड, एलोवेरा इज द करेक्ट एग्जांपल एंड बेस्ट एग्जांपल। एक चीज में नहीं, पता नहीं कितनी चीजों में यूज में आता है, ठीक है ना। हर एक चीज में, ऑलमोस्ट हर एक चीज में उसका क्या रहता है, यूज रहता है। तो एलोवेरा हो गया, ठीक है ना। और हाँ जी, वेरी गुड, तुलसी भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये चीज है। स्पाइसेस, स्पाइसेस क्या होते हैं, मसाले, ठीक है ना। एंड और कोई भी क्या है, प्लांटेशन क्रॉप्स। इन सारी चीजों को क्या करना, इन सारी चीजों को कल्टीवेट करना, क्या करना, कल्टीवेट करना। उसकी साइंस को और आर्ट को क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर। क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर। जो लोग नर्सरी चलाते हैं वो उसमें यही तो करते हैं, ठीक है ना। वंस अगेन, हॉर्टिकल्चर एक ऐसी साइंस है या एक ऐसी आर्ट है जहां पे किसको कल्टीवेट किया जाता है, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, ट्यूबर क्रॉप्स को, फ्लावर्स को, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, स्पाइसेस एंड प्लांटेशन क्रॉप्स। एक और सवाल पूछ लूं क्या? वैसे तो शायद मैं बोल ही चुका हूं कि बहुत ज्यादा मेरे को इस फील्ड में तो बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी जितना मेरे को पता है उतना पूछने की कोशिश करता हूं आपसे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड प्लांटेशन क्रॉप्स? कोशिश करता हूं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड प्लांटेशन क्रॉप्स? प्लांट्स में तो भैया सभी कवर हो जाएंगे, मतलब जो जिस पे वेजिटेबल्स और इसमें काम नहीं आते ना, मतलब जिन पे वेजिटेबल्स फ्रूट्स नहीं लगते, मतलब नहीं लगते, टोटल प्लांट्स ऐसे होते हैं ना। हाँ। तो फिर अच्छा, और प्लांटेशन क्रॉप? ये वेजिटेबल वगैरह, ये वेजिटेबल नहीं, हाँ प्लांट नेचुरल होते हैं, तो फिर इन्हें उगाना ही क्यों है जब ये नेचुरल होते हैं? हाँ जी, जो अपने आप अडिग रहेगा, मैं अपने शब्दों में समझाता हूं, जो अपने आप तो अडिग रहेगा और तुम्हें फल देगा,
वो तो है प्लांट। जो अपना अस्तित्व ही खो देगा वो है प्लांटेशन क्रॉप्स। पैडी है, पैडी, वीट, ये अपना एग्जिस्टेंस खो देंगे। इनका क्या, आप कोई प्लांट ग्रो करते हो फिर वो 10-20 साल तक, 50 साल तक, 100 साल तक आपको क्या फ्रूट या कुछ भी आउटपुट देगा क्या? मेज या इनकी क्रॉप, इसकी पैडी की बात कर रहा हूँ या बाकी उसकी बात कर रहा हूँ। ये फसल ऐसी है जो पूरी की पूरी निकाली जाती है, काटी जाती है, निकाली जाती है। लेकिन अगर एप्पल का प्लांट है, ट्री जो बाद में बनके जो ट्री बनता है, या मैंगो है, क्या जब मैंगो निकालते हो कि पूरा का पूरा वो पूरा हनुमान जी बनते हो क्या? पूरा उसे निकाल के चलो इसे लेके जाते हैं पूरा? नहीं ना, समझ में आ रही ना? केवल फल निकालते हो क्या ट्री भी निकाल लेते हो? ट्री में और सॉरी प्लांट में या ट्री बोलो आप, प्लांटेशन क्रॉप में यही फर्क होता है। क्रॉप पूरी की पूरी निकाली जाती है और जबकि प्लांट नहीं निकाला जाता, वो आपको आउटपुट देता रहता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, है ना? जितना मेरे को पता है उतना मैंने बताने की कोशिश की, लेकिन फिर भी तुम्हारे से ज्यादा पता है भाई ह्यूमैनिटीज वालों से। ऐसी बात नहीं है, वो बताया, खुशी ने बताया, ठीक है ना? मजाक कर रहा हूँ बच्चों। आगे बोल रहे हैं दीज क्रॉप्स प्ले अ वाइटल रोल इन प्रोवाइडिंग फूड। हाँ ये करो ना, ये अच्छा काम है यार, है ना? इन काम को करने में अच्छा भी लगता है। खैर मेरे घर वाले तो मुझे गाली देते हैं कि मुझे थोड़ा करना ये पसंद है कि ऐसे प्लांट्स वगैरह लगाना। हालांकि वो बात अलग है कि टाइम कम मिलता है तो बेचारे इनकी केयर नहीं हो पाती, सब खत्म हो जाते हैं। हाँ जी। तो ये काम अच्छा है, इसमें लगता है कि हाँ यार कुछ कर रहे हैं, कि कुछ तो केयर कर रहे हैं किसकी, प्लांट्स वगैरह की, फ्लावर्स आ रहे हैं तो उसे रोज देखना कि आज अच्छा इसमें एक कली आई, 2 कली आई, 2 फूल खिले, 3 फूल खिले। तुम अदरवाइज सोच रहे हो, मैं कुछ और बता रहा हूँ। नहीं नहीं, तुम एक दूसरे की ओर देख रहे हो तुम। नालायक हो क्या यार, कितना गंदा। चलो सुनो इधर, दीज क्रॉप्स प्ले अ वाइटल रोल इन प्रोवाइडिंग फूड एंड न्यूट्रिशन। ये जो क्रॉप्स होती है ये काफी वाइटल रोल प्ले करती है। हाँ भाई करती है ना? ये तो ये लोग मास लोग हैं, ज्यादातर जो लोग हैं वो कंजप्शन करते हैं, लोग आम जिंदगी में ये तो खाते हैं, ठीक है ना? तो वो कहते हैं कि दीज क्रॉप्स प्ले अ वाइटल रोल इन प्रोवाइडिंग फूड एंड न्यूट्रिशन। ये क्रॉप्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फूड प्रोवाइड कराने में और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने में। बिसाइड्स एड्रेसिंग एम्प्लॉयमेंट कंसर्न, एम्प्लॉयमेंट जो वाला जो मुद्दा है उसको तो एड्रेस करती ही है ये, साथ में क्या भी देती है, फूड और न्यूट्रिशनल वैल्यूज भी क्या करती है, जनरेट करती है क्रॉप्स, ठीक है ना? इंडिया हैज अडॉप्टेड हॉर्टिकल्चर एज इट इज ब्लेस्ड विद वेराइंग क्लाइमेट एंड सॉइल कंडीशन। देखो कितनी अच्छी बात लिखी है, ऐसे टॉपिक देता तो पढ़ाने का मन भी करता है। कह रहे कि इंडिया ने किसको अडॉप्ट करके रखा है, हॉर्टिकल्चर को अडॉप्ट करके रखा है। क्यों? क्योंकि इंडिया क्या है, इंडिया में वो पहले भी बताया था मैंने आपको, हर 100 किलोमीटर पे क्या हो जाता है, एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, मिट्टी की कंडीशन चेंज हो जाती है, लोगों की बोली चेंज हो जाती है। मतलब ऐसा है कि जो उत्तराखंड में जो नदी बहती है वो यूपी में आके बह गए है ना, ऐसा है ना? तो लैंग्वेज चेंज हो जाती है, कंडीशन, एनवायरनमेंट क्या हो जाता है, आधे बच्चों को बाद में समझ में आया क्या बोला। हाँ जी, तो सब चेंज हो जाता है, एनवायरनमेंट कंडीशन चेंज हो जाती है। तो तुम देखो भारत में अगर आप बात करोगे किससे, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, तो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज, मतलब अगर एप्पल हिमाचल में और कश्मीर में होते हैं, है ना, तो नागपुर में जाओगे तो आप ऑरेंज, ठीक है ना, महाराष्ट्र में जाओगे तो बनाना, आप इधर साउथ वाले एरिया में चले जाओगे तो आप कोकोनट, ठीक है ना? तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्या है, वैरायटी है। यूपी में आओगे तो मैंगो के लिए क्या है, फेमस है, शेर और नो। तो कह रहे भारत में क्या है, भारत में हॉर्टिकल्चर को अडॉप्ट किया गया है क्योंकि इंडिया ब्लेस्ड है ना, किससे, वेराइंग क्लाइमेट से, अलग अलग क्या, किससे, क्लाइमेट से। जहाँ पे अभी क्या है, गर्मी हो रही है, भारत का एक हिस्सा ऐसा है कि वहां पे बर्फ पड़ रही है ना? एक जगह ऐसा कि मौसम 12 महीने क्या रहता है, नॉर्मल रहता है, एक जगह बहुत भयंकर क्या पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है। आप राजस्थान में, गुजरात में जाओ तो गुजरात में तो खैर नॉर्मल रहता है मौसम, राजस्थान में तो अलग अलग क्लाइमेट है, एंड सॉइल जो कंडीशन है वो भी क्या है, अलग अलग है। से सुनो, इनफैक्ट अगर एप्पल की बात करें तो एप्पल भी ऐसे बोल के बिकता है कि कश्मीर का है क्या, हिमाचल का है, ठीक है ना? क्योंकि मिट्टी की कंडीशन क्या होती है, अलग अलग होती है, उनमें जो फ्रूट्स आते हैं, जो आउटपुट आता है, उनमें टेस्ट क्या रहता है, अलग रहता है, ठीक है? तो कह रहे इट इज एन इंपॉर्टेंट सेक्टर फॉर पोटेंशियल डाइवर्सिफिकेशन। ये अच्छा सेक्टर है, कह रहे कि काफी इंपॉर्टेंट सेक्टर है, किसके लिए,
डाइवर्सिफिकेशन के लिए, मतलब लोग यहाँ पे आकर के काम करें तो अच्छा लगता है, एंड वैल्यू एडिशन इन एग्रीकल्चर, और उससे किस में भी 4 चांद लग रहे हैं, एग्रीकल्चर में भी 4 चांद लग रहे हैं। द हॉर्टिकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट्स नियरली 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट। कह रहे जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है ना वो कितना कंट्रीब्यूट करता है, 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट। जितना भी एग्रीकल्चरल आउटपुट होता है, मतलब प्राइमरी सेक्टर में प्राइमरी सेक्टर का जितना भी कंट्रीब्यूशन है उसमें से 33.33% तो केवल किसका ही कंट्रीब्यूशन है, हॉर्टिकल्चर का। किसका कंट्रीब्यूशन है, छोटा नंबर है बड़ा नंबर है। और नालायक लाइन लिखता है किसके लिए, फिशरीज के लिए, कि फिशरीज क्या कर रहा है, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि देखो हॉर्टिकल्चर में जितना भी एग्रीकल्चरल आउटपुट प्रोडक्टिविटी आती है उसका 1/3 कंट्रीब्यूट करता है। और पूरी जीडीपी का कितना, 6%। पूरी जीडीपी का कितना भाई साहब, मायने रखता पूरी जीडीपी का 6%, ठीक है ना। अगर भारत में 100 रुपए का प्रोडक्शन हो रहा है तो 6 रुपए का प्रोडक्शन कहां से हो रहा है, हॉर्टिकल्चर सेक्टर से हो रहा है। तो ये अच्छा एरिया है। इंडिया हैज इमर्ज्ड एज अ वर्ल्ड लीडर इन प्रोड्यूसिंग अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स। वो कह रहे हैं कि भारत किसके तौर पे उभरा है, बोलो ना। हाँ, जो वैरायटी ऑफ फ्रूट्स है उसको प्रोड्यूस करने के तौर पे उभर के आया है। मैंने कल भी आपको एग्जांपल दिया था कि जो फ्रूट्स की जो क्वालिटी होती है, जो बहुत अच्छे अच्छे वैरायटी के क्या होते हैं भारत में, जो वो होते हैं फ्रूट्स वो प्रोड्यूस होते हैं, जो कि कभी कभी तो मतलब ऐसा समझो कि भारत वालों को नसीब भी नहीं होते। वो सारा माल क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है। अब देखो जो लाख रुपए किलो या वो जो रहता है, वो जो एक ही जो मैंने मैंगो बताया, आम बताया आपको, लाख रुपए की उसकी रहती है, तो बताओ भारत वालों को कहाँ नसीब हो जाएगा वो ठीक है ना, हो जाएगा मेरा तो पूरे 1 साल का काम चलेगा पूरी फैमिली का। तो वो चीज रहती है। तो कह रहे हैं कि बहुत वैरायटी ऑफ फ्रूट भारत क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, जो कि पूरा माल क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है, लाइक मैंगोज, बनानास, कोकोनट्स, कैश्यू नट्स एंड सेवरल स्पाइसेस। कैश्यू नट का पता है आपको प्रोडक्शन किधर होता है, क्या होता है कैश्यू नट, काजू। कहाँ पे होता है भारत में इसका प्रोडक्शन, साउथ और थोड़ा इधर गोवा की साइड, गोवा में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है इसकी। इनफैक्ट एक मैंने देखी थी बच्चों, एक वीडियो देखी थी कोई तो एक डिस्कवरी वगैरह पे, कि इसकी वाइन भी बनती है। हाँ, इसकी वाइन बनती है, बहुत अजीब है। वाइन तो सारी ऐसी बनती है अजीबोगरीब तरीके से। मतलब वाइन का ऐसा रहता है कि जितनी पुरानी होगी उतनी महंगी होगी, है ना, उसे दाब दाब के रखते हैं। तो इसे पता क्या करते हैं कि वो जो काजू होते हैं, काजू का इतना बड़ा फ्रूट रहता है वो पूरा, उसको वो लोग क्या करते हैं, वो पैरों से क्या करते हैं, उसे ऐसे मसलते हैं, है ना। और उसे मतलब अब तुम देखो कि इंसान पैरों से मसल रहा है, और सब बहुत महंगी वाइन आती है, इसे बहुत अच्छी मानी जाती है। तो हाँ, टेस्टी भी कह रहा है, टेस्टी भी। तुम देखना, तुम उसकी प्रोसेस देखना, तुम्हें पता लगे लोग पता नहीं क्या क्या पी रहे हैं और महंगी बोल करके। एक सबसे महंगी कॉफी आती है, ये तुम देखना कि सबसे महंगी कॉफी कौन आती है, और उसकी प्रोडक्शन प्रोसेस देखना कैसे होती है। अरे भाई क्या यार, लोग साला, लोग जा कहाँ रहे, दुनिया जा कहाँ रही है चलो जान दो, नमन भैया तुम पढ़ाओ यार। हाँ जी, तो कैश्यू नट्स और बहुत सारे स्पाइसेस। भाई स्पाइसेस के लिए तो भारत फेमस है, ऐसा नहीं है, भारत भी फेमस है, बाकी दूसरी कंट्री भी, कुछ पाकिस्तान और अफगानिस्तान से बहुत सारे मसाले आते हैं। और भारत में दरअसल क्या है, कंजप्शन बहुत ज्यादा होता है मसालों का, क्योंकि लोग थोड़ा चटकीले होते हैं, यहाँ पे चटकारे लेना ज्यादा पसंद करते हैं, है ना। जब तक क्या ना हो ना, चीजें चटपटी ना हो तब तक पसंद नहीं आती है, ठीक है। खैर खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो, ठीक है ना। और बच्चों, मैं भी भारत के बहुत सारे एरियाज में घूमा हूँ, अलग अलग स्टेट में घूमा हूँ, लेकिन जो खाना इधर का है भाई कहीं का नहीं है। जो जन्नत इधर अपने एरिया में है ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो अब भाई साउथ में एक बार मैं चला गया, किसी तो एक ऑडिट पे गया था मैं, चेन्नई के आसपास। और भाई मुझे पता है कि एक हफ्ते में बीमार होके आया था वहां से पूरा। मतलब खाने के लिए, खाने के नाम पे क्या है कि पानी, वो सांबर भी वो जो बोलते हैं ना, वो भी बस पानी है और बस कुछ नहीं खाने का है। तो जो जन्नत है खाने के नाम पे, तो वो अपने ही एरिया में है, ठीक है। खैर लोगों को आदत पड़ जाती है अपने एरिया में रहने की, तो वो भी एक फैक्टर रह सकता है। आगे, हॉर्टिकल्चर हैज इंप्रूव्ड द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ मैनी फार्मर्स एंड हैज बिकम अ मींस ऑफ इंप्रूविंग लिवलीहुड फॉर मैनी अनप्रिविलेज्ड क्लासेस टू। बहुत सच्ची बात बोल रहा है ना, बहुत अच्छी भी बात बोल रहा है कि हॉर्टिकल्चर ने क्या किया है, इकोनॉमिक कंडीशन को इंप्रूव करने का काम किया है। किसकी इकोनॉमिक कंडीशन की को इंप्रूव करने का काम किया है, बहुत सारे फार्मर्स की। एंड हैज बिकम अ मींस ऑफ इंप्रूविंग लिवलीहुड, और उनकी जीविका को, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को इंप्रूव करने का काम किया है। किसके लिए,
फॉर मैनी अनप्रिविलेज क्लासेस टू, ऐसी क्लासेस एज सोसाइटी का वो तबका जिनको बहुत पहले से कुछ नहीं मिला है, जो बहुत सारी चीजों से, बहुत सारे रिसोर्सेज से जो वंचित थे। वंचित जो सेक्शन होता है, वंचित समझते हो आप? हाँ, पिछड़े हुए भी नहीं बोल सकते। हाँ, जिनको जिंदगी में बहुत सारे रिसोर्सेज ना मिले, जैसे बोलते ना कि ये तो माँ के प्यार से वंचित रह गया ये बच्चा, तो इसका मतलब इसे नहीं मिला, माँ का प्यार इसे नहीं मिला, तो वैसा, ठीक है ना। जिन लोगों को बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं मिले इनहेरिटेंस में, तो कह रहे कि जिन्होंने लीड लेकर के हॉर्टिकल्चर में ऑपरेट करना चालू किया, इस तरह की एक्टिविटीज करना चालू की, कह रहे कि उनकी भी जिंदगी सुधारने का काम हॉर्टिकल्चर ने किया है, वाकई में किया है बच्चों, ठीक है ना। और अभी जो लोग नर्सरी चलाते हैं बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, ऐसी बात नहीं है ना, काम भी अच्छा है ना, और पैसा भी वो अच्छे तरीके से अच्छा ही कमाते हैं, ठीक है ना। अब मन भी लगता है क्या, मतलब क्या जिंदगी की, तुम सारे दिन स्कूल में रहो और कुछ भी नया, मतलब मुझे तो बहुत मन करता है वैसा। खैर, हाँ जी, क्या फिर कुछ कहा ना तुमने, फिर कुछ कहा। फूल दे रहे एक दूसरे को। अच्छा नहीं, फूल दे नहीं रहे, फूल भाई प्रोड्यूस करने होते हैं। अच्छा, क्या कह दिया, इस वाले सेक्शन पे तो ध्यान ही नहीं गया मेरा। कह रहे देने भी तो होते हैं, वो बात अलग है, पैसे ले लेते हैं, लेकिन देने भी तो होते हैं। ये तो भाई तूने बहुत अच्छी बात करी, ठीक है ना। क्या रखा है नमन भैया पढ़ाने में, नर्सरी चालू करो तुम। चलो आगे देखो, फ्लावर हार्वेस्टिंग, नर्सरी मेंटेनेंस, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, टिश्यू कल्चर, propagation of fruits and flowers, and food processing are highly remunerative employment options for women in rural areas। बच्चों, ये टेक्निकल वर्ड लिखे हैं यहाँ पे, कुछ तो बहुत आसान है और कुछ थोड़े टिपिकल है। जैसे फ्लावर हार्वेस्टिंग, ये सबको पता है, ठीक है ना। नर्सरी मेंटेनेंस, ये सबको पता है। हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, ये क्या होता है? हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, इस तरह के सीड्स क्या करना, प्रोड्यूस करना, जो प्रोडक्टिविटी क्या करते हो, एनहांस करते हो, उन्हें बोलते हैं हाइब्रिड सीड। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड सीड, जिनसे प्रोडक्टिविटी बढ़े, तो उनकी प्रोडक्शन करना। ये भी किस में आएगा? हॉर्टिकल्चर में आएगा। नेक्स्ट है बच्चों, ये मैं आपको एक होमवर्क, क्योंकि बहुत डिटेल में इस पे बात करनी है, टिश्यू कल्चर पे, चाहे तो अगर किसी को पता हो तो अभी बता दो, टिश्यू कल्चर क्या होता है, वरना मैं ही बता रहा हूँ फिर अभी। वेरी गुड, चलो यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं कि टिश्यू कल्चर क्या होता है। कि जहां पे प्लांट्स में से क्या निकाल लेते हैं, प्रोपेगेशन अलग चीज होती है, टिश्यू कल्चर अलग चीज होती है। टिश्यू कल्चर में प्लांट में से टिश्यू निकाला जाता है और फिर उसको टिश्यू को क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है, इसे बोलते हैं टिश्यू कल्चर। और उससे फिर फर्दर क्या किए जाते हैं, प्लांट्स वगैरह डेवलप किए जाते हैं, तो टिश्यू कल्चर। प्रोपेगेशन ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, ही मैंने बताया आपको, प्रोपेगेशन होती है, जैसे गुलाब की प्रोपेगेशन होती है, बाकी सब बच्चे तो जानते तो होंगे ही, उसकी तो प्रोपेगेशन ही होती है। जो शुगर केन होता है ना, उसमें भी तो कट लगाए जाते हैं ना, कट लगा के फिर बर्ड निकलती है और फिर उससे क्या होता है, वो प्रोपेगेशन नहीं तो होती है, वो प्रोसेस, तो वो चीज हो गई प्रोपेगेशन। वंस अगेन फिर बोल रहा हूँ कि प्रोपेगेशन अलग चीज होती है और टिश्यू कल्चर अलग होता है। टिश्यू कल्चर आम जिंदगी में ऐसे नहीं हो सकता, उसके लिए प्रॉपर लेबोरेटरी होनी चाहिए आपके पास, तो वहां पे उसके वो निकाल करके, टिश्यू निकाल करके तब ग्रो किए जाते हैं। प्रोपेगेशन आम जिंदगी में किसान भी करते हैं, ठीक है ना। और फ्रूट्स एंड फ्लावर्स एंड फूड प्रोसेसिंग, या फूड को क्या करना, प्रोसेस करना, आर हाईली रेम्युनरेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस फॉर वुमेन इन रूरल एरिया। कह रहे हैं काफी लुक्रेटिव ऑप्शंस है वुमेन के लिए, वो भी रूरल एरियाज में। हाई क्रॉप प्रोडक्टिविटी लेड टू अ गोल्डन रेवोल्यूशन। ये जो हाई क्रॉप प्रोडक्टिविटी है ना, ये किससे ताल्लुकात रखती है, गोल्डन रेवोल्यूशन से, और वो भी किस सेक्टर में, हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग में। चार चीजें अभी तक आपको पता चली इसके रिगार्डिंग, क्या, ग्रीन रेवोल्यूशन, दूसरा व्हाइट रेवोल्यूशन, तीसरा हाँ नील या नीली क्रांति जिसको बोलते हैं, और चौथा गोल्डन रेवोल्यूशन। और ये चारों किससे ताल्लुकात रखते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। गोल्डन रेवोल्यूशन हॉर्टिकल्चर से, व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क से, और नीली क्रांति वो एक्वाकल्चर से, और बाकी ग्रीन रेवोल्यूशन बाकी जो क्रॉप्स वगैरह है उनसे, ठीक है ना। इसके बाद बच्चों एक हेडिंग हमारी रह जाती है आईटी। टाइम हमारा हो चुका है, आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी कल करेंगे, ठीक है जी।